हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। बिलुंगड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का पिल्ला या फिर बिल्ली का बच्चा। यह जो लेसन है वह राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी लेसन की ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। मतलब वो बहुत सारी अलग अलग जो स्टोरियाँ हैं वो लिखते हैं और उनसे ही उनकी पहचान है। और इनकी जो भी रचनाएं हैं, मतलब वो जो भी स्टोरीज़ लिखते हैं या फिर जो भी लेखन करते हैं वो हमें पत्र पत्रिकाओं यानी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन में छपी हुई मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है। और मतलब ये समसामयिक मतलब वर्तमान समय में जो भी अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ही ज़्यादा करके ये अपना लेखन कार्य करते हैं। और आज हम इनके द्वारा लिखा गया जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी का मतलब वो होता है कि किसी की भी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग जो रोचक घटनाएं होती है वो घटित होती है। तो उन्हीं घटनाओं को एक हास्य का अंदाज देकर, एक हंसी का रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इसे हम हास्य कहानी कहते हैं। और ज़्यादा करके जो भी हास्य कहानी होती है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो आज हम ऐसा ही एक हास्य कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। लेखक कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जब बिल्लियों को घर में आने नहीं दिया जाता था। और इसका एक रीज़न ये भी हम कह सकते हैं कि पुराने समय में बिल्लियों का घर के सामने रोना या फिर घर में रोना अपशगुन माना जाता था। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिल्ली को अपने घर से दूर ही रखना पसंद करते थे। और इसीलिए बिल्ली का घर में आना जाना बुरा माना जाता था कि कहीं उनके घर पे कोई अपशगुन ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, वैसे वैसे लोगों की जो मेंटेलिटी है, थिंकिंग है, सोच है, वो भी बदलती है। और लोग क्या करते हैं, जो विचारधाराएं होती है उनको भी बदलने लगते हैं। और इसीलिए हमारी जो विचारधाराएं और परंपराएं हैं वो घपले में पड़ रही हैं। घपले में पड़ने का अर्थ होता है कि किसी भी काम में रुकावट आना। तो हमारी जो सोच है कि बिल्ली को हमारे घर से दूर रखना चाहिए, उसमें क्या हो रही है, रुकावट आ रही है। किसी भी किताब में हमें यह नहीं लिख कर दिया गया था कि किन परंपराओं को या फिर विचारधाराओं को हमें मानना है या फिर नहीं मानना है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमारे लिए फ़ायदे का होता है, जो हमारे काम का होता है, उन्हें हम अपनाते हैं। और जो विचारधारा या फिर परंपराएं हमारे किसी काम की नहीं होती या फिर जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक है बिल्ली का पालना या फिर घर में आने जाने देना। जब हमारे लिए वो चीज़ें काम की नहीं थी तब हम उसे अपशगुन मानते थे या फिर बुरा मानते थे। लेकिन जब अब हमारे लिए बिल्ली ज़रूरतमंद हो गई है तो हमने एक नई परंपरा, विचारधारा प्रचलित की है कि बिल्ली को पालने की। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड लेखक हमें एक स्टोरी बता रहे हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्तावना पर किसी को कोई आपत्ति न थी। लेखक कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनके घर में काफ़ी चूहे हो गए थे और उन चूहों ने उनको बहुत ही परेशान किया हुआ था। उन चूहों से बचने के लिए या फिर उन चूहों को भगाने के लिए लेखक ने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो सारी कोशिशें किसी काम की नहीं थी।
उसके बाद उन्होंने अपने अनाज या फिर आटों को बचाए रखने के लिए लोहे के ढोल बनवाए। लोहे का ढोल यह एक ऐसा पात्र है जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। तो उन पात्रों में उन्होंने जो भी अनाज थे उन सभी अनाज को सुरक्षित रख दिया, लेकिन वह अनाज कुछ ही समय तक सुरक्षित थे। उसके बाद जो चूहे थे वो आँख बचाकर मतलब चोरी छुपे उन अनाजों तक पहुंच गए। अब इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने अपने मित्रों से बातचीत की। मित्रों से बातचीत करने के बाद उनको एक उपाय यह मिला कि उनको घर में बिल्ली पालनी चाहिए, और बिल्ली पालने से उनके घर में किसी भी परिवार वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आखिर में यह फैसला किया गया कि अब वो क्या करेंगे, उन चूहों से बचने के लिए घर पर बिल्ली पालेंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। लेखक एक बिल्ली लेके आए और उस बिल्ली की खूब खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे उसको दूध पिलाते थे तो कभी रोटी खिलाते थे, और उस बिल्ली को जिस उद्देश्य से लाया गया था उसने भी उसी प्रकार से अपना काम करना शुरू कर दिया था। और कुछ दिनों में ही देखते देखते जो उनके घर से हैं वो चूहे पूरी तरीके से गायब हो गए, और चूहों के गायब होने से उनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। और जो बिल्ली थी वो जो भी लोगों की बची हुई जूठन थी उसी को खाकर अपना पेट भर लेती थी, इसीलिए लेखक के घर पर उस बिल्ली का कोई खर्च भी नहीं था। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं थे कि जब 2 महीने बाद जो लेखक के घर वाले थे वो बिल्ली से भी काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो बिल्ली खाना तो खाती ही थी लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी। और अब लेखक और उनके घर वालों को ये लगने लगा कि चूहे तो कम से कम शांति से अनाज खाते थे और चले जाते थे, लेकिन ये बिल्ली है वो खाने में भी किसी से कम नहीं है, लेकिन खाती तो है ही और हमें परेशान भी करती है। और इसकी वजह से जो शुरू में बिल्ली की खातिरदारी की जाती थी अब वह व्यवहार बदलने लगा। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। लेखक के अनुसार जो बिल्ली है वह भी बहुत समझदार जानवर है, और बिल्ली कभी भी शेर के काबू में नहीं आती, तो वह लेखक से कैसे मात खा जाती। इसीलिए जब लेखक के घर वालों ने या फिर लेखक ने बिल्ली के लिए अपना जो बिहेवियर था वो बदल दिया, तो बिल्ली ने भी उन सभी लोगों के लिए अपना जो बिहेवियर था वो बदल दिया, और अब वह उनके आगे पीछे खाने पीने के लिए नहीं घूमती थी, बल्कि किचन में जाकर एक जगह छुपकर बैठ जाती थी। और जब उसको मौका मिलता था, जब उसे ऐसा लगता था कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसे जो भी खाने पीने के लिए मिलता था वो अपना मनचाहा चीज़ खा पी लेती थी। और इस तरीके से चोरी चुपके बिल्ली जब भी खाती रहती थी उसे कई बार पकड़ा गया था। और एक दिन ऐसा हुआ था कि जो लेखक है वो सुबह सुबह किचन में कुछ लेने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जिस दही को उन्होंने रात को बड़े शौक से जमाया हुआ था उस दही को बिल्ली बड़े मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए।
मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटी पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। लेखक कहते हैं कि जो चूहे हैं उनसे तो उनको छुटकारा मिल गया, लेकिन अब बिल्ली से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाए। लेकिन उनका जो नौकर था वो बहुत ही होशियार था। उसने रात को सारा काम ख़त्म कर लिया और जाने से पहले एक खाली बोरी ली और उस खाली बोरी में 2 रोटी डालकर वह चुपके से बिल्ली के आने का इंतज़ार करने लगा। और बिल्ली जैसे ही आई उसने कुछ सोचा समझा नहीं और वो डायरेक्ट रोटी पर झपट पड़ी। जैसे ही बिल्ली रोटी खाने के लिए बोरी के अंदर गई, वैसे ही जो नौकर था उसने क्या किया, जो बोरी का ऊपर का मुंह था, ऊपर का सिरा था, उसको उसने बांध दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। तो अब नौकर ने तो बड़ी होशियारी के साथ जो बोरी थी उसको रस्सी से उसका मुंह बांध दिया। लेकिन बिल्ली को पकड़ते पकड़ते रात के 10 बज चुके थे। इसीलिए लेखक ने अपने नौकर को कहा कि वह कल सुबह क्या करे, उस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए ताकि वह बिल्ली वापस लेखक के घर ना आ सके और लेखक को हमेशा के लिए उस बिल्ली से छुटकारा मिल जाए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो दूसरे दिन जो लेखक का नौकर है उसको उनके घर वालों को चाय वगैरह पिलाते पिलाते 8 बज गए। उसके बाद जो लेखक है उन्होंने नौकर को याद दिलाया कि उसे उस बिल्ली को भूली भटियारिन नाम की जो जगह है वहाँ पर लेके जाना है। भूली भटियारिन ये दिल्ली का एक महल है जो भूतिया फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस बिल्ली को लेखक ने नौकर को वहीं छोड़कर आने के लिए कहा ताकि वो वापस आ न सके। तो नौकर ने तुरंत अपने मालिक की बात मानी और उस बोरी को अपने कंधे पर लटकाकर वो चल पड़ा। बात आई गई हो गई और जो लेखक है वो हजामत यानी बाल कटिंग करने में लग गए। फिर उसके बाद वो स्नान करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनको 9:30 बजे दफ्तर यानी कि ऑफिस पहुंचना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो लेखक जब नहाने में व्यस्त थे तब गुसल खाने यानी बाथरूम में जो नहाने का घर होता है उसमें उनको कुछ शोर सुनाई दिया। लेकिन वो नहाने में इतना व्यस्त थे और कुछ गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 मिनट के बाद वापस से उनको उनके घर के दरवाजे पर आवाज़ आई कि अगर उनको उनके नौकर को बचाना है तो वो जल्दी क्या करे, जो छप्पर वाला कुआं है वहाँ पर पहुँचे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े।
लेखक ने जब अपने नौकर के पकड़े जाने या फिर उसको मार पड़ने की बात सुनी तो वह हैरान हो गए। उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि उनके नौकर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना शोर मच गया। वह ये समझ रहे थे कि शायद ऐसा हुआ होगा कि उनका जो नौकर है वो किसी रास्ते पर चल रहे साइकिल वाले से टकरा गया होगा, जिससे साइकिल वाले का कुछ शायद नुकसान हो गया हो और इसीलिए उसे धर पकड़ लिया गया है। और रही भीड़ इकट्ठा होने की बात, तो दिल्ली जैसे शहर में और वो भी करोल बाग में इतना कुछ बड़ी बात नहीं है भीड़ इकट्ठा होना। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना आम बात है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि लोग कहाँ जा रहे हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता। और जब लेखक अपने नौकर को छुड़ाने के लिए उस तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका नौकर खाली बोरी लटकाए वापस आ रहा था और मन ही मन कुछ सोचकर खिलखिला रहा था, हंस रहा था। उसको डांटते हुए लेखक ने पूछा कि अरे तूने सुबह सुबह ऐसा क्या कर दिया जो मतलब पूरे मोहल्ले में इतना शोर मच गया और लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। तो मतलब जो लेखक है, जैसे ही उन्होंने अपने नौकर को पूछा कि सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया, लेकिन अमरू को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बताने से पहले उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, तो उन्होंने लेखक को सारी बातें बता दी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि जो अमरू है वो कंधे पे जिस तरीके से बोरी को लटका कर लेके जा रहा था, तो कुछ लोगों को ये लगा कि वो क्या कर रहा है, बच्चे को बोरी में भरकर चुरा कर लेके जा रहा है। और अपने शक को सही करने के लिए दो आदमी उस नौकर के पीछे पीछे चलने लगे। और बोरी में बिल्ली होने की वजह से बोरी जिस तरीके से अंदर से हिल रही थी, वो लोग को ये पूरा विश्वास हो गया कि मतलब जो अमरू है वो क्या कर रहा है, किसी बच्चे को लेकर जा रहा है। जो अमरू है उसका स्वभाव ऐसा था कि वो थोड़ा मस्करा किस्म का इंसान था और कम बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो चुप रहा। और इसकी वजह से देखते देखते 50 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिया जाए। 2 दिन हुई, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। जब नौकर के आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए तो उनमें से एक जो आदमी था वो चिल्लाकर बोला कि इसे घेर लो, ये वह है जो क्या करता है, बच्चों को चुराने का काम करता है। वहाँ से पुलिस स्टेशन भी दूर नहीं था और इसीलिए एक आदमी तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ से एक थानेदार और एक सिपाही को भी बुलाकर लेके आ जाता है। जैसे ही लोग थानेदार और सिपाही को देखते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं उसमें से एक आदमी रहता है, वह अपने कुर्ते को बाह पर चढ़ाते हुए बोलता है
कि दरोगा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इस बदमाश को यहाँ से चुपचाप लेकर चले जाओ और वहाँ पर जाने के बाद हवालात में ये मज़े करे। इसको तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सज़ा देंगे, इसकी मरम्मत करेंगे। मतलब कि वो पहले जो नौकर है उसकी वहाँ पर पिटाई कर लेंगे और पिटाई करने के बाद ही जो पुलिस वाले हैं वो उसको वहाँ से लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद वो हवालात में लेकर जाकर कुछ भी करे, उसके बाद उनको उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ इलाके में इस तरीके से दिन दहाड़े बच्चों को चुरा कर लेके जाना कोई मामूली बात नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा था कि जो नौकर है वो बच्चों को चुरा कर लेकर जा रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई हुई है और इसीलिए लोग पहले खुद उसे सज़ा देना चाहते थे और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो उस भीड़ में जितने लोग भी इकट्ठा हुए थे उसमें से काफ़ी लोग ने इस बात को समर्थन दिया कि पहले वो लोग अमरू की पिटाई करेंगे और उसके बाद ही जो पुलिस है वो उसको वहाँ से लेकर जा सकती है, और लगभग सब उसे पीटने के लिए तैयार हो चुके थे। उस दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी ना थी। उस समय जब अमरू को मोहल्ले वालों ने बच्चों का चोर समझ के पकड़ लिया था, उस समय दिल्ली में हर जगह सनसनी फैली हुई थी कि अलग अलग जगह से जो बच्चे हो रहे हैं वो किडनैप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से कई बार पत्रों में भी इस चीज़ को छापा जा चुका था कि जमुना नगर का जो पुल है वहाँ पर जो कुछ आदमी हैं वो बच्चों को बोरियों में बंद करके किडनैप करते हैं। और इसीलिए वहाँ के जो स्कूल वगैरह थे वहाँ से भी बच्चों को बहुत ही सावधानी से लाया जाता था, और पार्कों में और गलियों में बाहर बच्चों को खेलना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दिल्ली के जो नगर पालिका है और संसद है वहाँ पर भी बच्चों की किडनैपिंग को लेकर कई बार सवाल जवाब हो चुके थे, और इसीलिए जो भी वहाँ के नागरिक थे उनके मन में इस विषय को लेकर बहुत ही दिलचस्पी थी, और जिसकी वजह से लोगों ने अमरू पर संदेह किया। और लोगों ने अमरू पर संदेह किया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी, कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी, बल्कि आश्चर्य वाली बात यह थी कि वातावरण में आसपास में इतनी सनसनी और तनाव होने के बाद भी अमरू को अभी तक मारना पीटना शुरू क्यों नहीं किया गया। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ हैं तेरे और साथी? आज सबका सुराग लाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल से हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर उस समय थानेदार वहाँ पर नहीं पहुँचा होता तो अब तक अमरू की खूब पिटाई हुई होती, लेकिन थानेदार के पहुँचने की ही वजह से अब तक लोग इंतज़ार कर रहे थे। थानेदार जैसे ही वहाँ पहुँचा, थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ी और उससे पूछताछ शुरू की कि वह बच्चा कहाँ से उठाकर ला रहा है और बच्चे को उठाकर कहाँ लेकर जाएगा।
पहले तो जो अमरू है वो खूब हंस रहा था मन ही मन में, लेकिन जब थानेदार की पूछताछ शुरू हुई तो वह मन ही मन थोड़ा घबरा गया और उसने थानेदार को कहा कि वह कोई चोर नहीं है, ना ही उसने कोई बच्चा चुराया है। वह तो एक किसी अच्छे घर का नौकर है और वहाँ पर रोटी चौका कर कर अपना पेट पालता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। जब नौकर ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह बच्चा चुरा रहा है, तब जिस आदमी ने पुलिस वाले को बुलाकर लाया था वह क्रोधित हो गया। वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में पुलिस वाले को कहा कि मतलब ये ऐसे नहीं मानेगा, आप इसको 2-4 डंडे मारो, तब ये क्या करेगा, अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो दरोगा ने क्या किया, तुरंत ही जो कमर में रखी हुई डंडी थी उसको निकाला, लेकिन उसको निकालते ही अमरू ने कहा कि पहले आप इस बोरी में चेक तो कर लो कि क्या है, उसके बाद तुम्हें जितना मुझे मारना होगा उतना मार लेना। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि इस बोरी में क्या है। पुलिस वाला तो मान गया, लेकिन आसपास के जो लोग जमा हुए थे उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ कि ये चोर है और इसीलिए हम आपको इसको ऐसे नहीं लेने जाने देंगे और हम इस बात को ऐसे दबने नहीं देंगे। तब पुलिस वाले को डर लगने लगा कि लोग उस पर क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, और पुलिस वाले ने कहा कि तुम एक काम करो, बोरी को यहीं पर नीचे रखो और इसका मुंह खोलो और हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। जब थानेदार ने अमरू को बोरी खोलने के लिए बोला तो अमरू ने शांति से बोरी नीचे रखी और उसका मुंह खोल दिया, और जैसे ही अमरू ने मुंह खोला वैसे ही जो बिल्ली का बच्चा था वो उसमें से निकलकर एक और कूदकर भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अब थानेदार को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी और वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो भी चुपचाप जो पुलिस स्टेशन है उसकी तरफ मुड़ा और बीच में एक टांगे वाला था, उसको उसकी पीठ पर एक डंडा मारते हुए कहा कि बीच में टांगा नहीं खड़ा करते हैं। वह अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करने लगा और अमरू भी हंसता हुआ अपने घर की ओर आ गया। इस पाठ में लेखक ने कोई भी जो गलतफहमी होती है उसके कारण किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से हास्य रूप देकर वर्णन किया है। थैंक यू।